श्यामपुर नाम के गांव में एक बड़ा सा घर था। उसमें 19 साल की अंजू रहती थी। अंजू के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। तभी से वो जमींदार के घर पर बर्तन मांजने का काम करती थी। जमींदार अंजू को अपनी बेटी की तरह रखते थे, पर ये सब जमींदार की बेटी माया को पसंद नहीं था। वो मन ही मन उससे खूब जलती थी। एक दिन अंजू आंगन में बैठे बर्तन मांज रही थी। अंजू बिटिया, जरा हाथ रोक ले। सुबह से तूने रसोई का सारा काम अकेले निपटाया है। अब ये बर्तन बाद में धो लेना। पहले जाकर थोड़ा गुड़ और पानी पी ले। नहीं मालकिन, बस ये 2 थालियां बची है। आपने और मालिक ने मुझे जो प्यार दिया है, उसके बदले ये काम तो कुछ भी नहीं है। माँ बाप के जाने के बाद अगर आप ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। पगली, ऐसी बातें मत कर। तूने इस घर को अपनी मेहनत से सींचा है। जमींदार साहब तो कहते हैं कि तेरी शादी हम अपनी बेटी की तरह धूमधाम से करेंगे। तू हमारे लिए नौकरानी नहीं, इस घर की रौनक है, रौनक। आपकी यही बातें मुझे थकने नहीं देती है मालकिन। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमेशा आपकी सेवा करती रहूं। उन दोनों की ये सब बात दूर खड़ी जमींदार की बेटी माया अपने प्रेमी विक्रम के साथ खड़ी होकर सब सुन रही थी। ये सब सुन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। देखा विक्रम, मेरी अपनी माँ मुझे छोड़कर इस बर्तन मांजने वाली पर प्यार लुटा रही है। पिताजी भी उसके लिए गहने और कपड़े बनवा रहे हैं। मुझे लगता है कि एक दिन उसे ही इस घर की मालकिन बना देंगे। तुम सही कह रही हो माया। ये लड़की बहुत चालाक है। इसने भोली सूरत बनाकर तुम्हारे माता पिता को वश में कर लिया है। अगर इसे अभी नहीं निकाला तो तुम्हारी जायदाद में भी ये हिस्सा मांग लेगी। तो मैं क्या करूं? मैं कई बार उसकी बुराई की, पर माँ बाप उसकी तरफदारी करते हैं। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे वो इस घर की नजरों में हमेशा के लिए गिर जाए। मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। तुम्हारी माँ का वो कीमती सोने का हार तिजोरी में है ना, आज रात उसे चुपके से निकाल लो। हम वो हार अंजू की कोठरी में छिपा देंगे। जब चोरी पकड़ी जाएगी तो तुम्हारे माँ बाप उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। आज रात सब सो जाएंगे, मैं वो हार निकाल लूंगी। फिर देखते हैं कि माँ का ये लाड़ और प्यार कहाँ जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। सब सो जाते हैं। माया दबे पांव उसकी माँ के कक्ष में जाती है और उनकी तिजोरी में से कीमती हार निकाल कर ले आती है। आज इस अंजू का हवेली में आखिरी दिन है। अब बस मुझे ये हार अंजू के बिस्तर के नीचे रखना है। फिर कल सुबह होगी और असली तमाशा शुरू। माया दबे पांव अंजू के कमरे में जाती है। अंजू गहरी नींद में सो रही होती है। फिर धीरे से अंजू के बिस्तर के नीचे वो हार रख देती है। अगली सुबह घर के आंगन में जमींदार गुस्से में चिल्ला रहे हैं और पूरी हवेली में हलचल मच गई है। अरे भैया, अरे मेरा हार कहाँ गया? कल रात तो मैंने उसे देखा था। अरे भाई, घर में कोई बाहरी आदमी भी नहीं आया, फिर हार कैसे गायब हो गया? अरे जी, शांत हो जाइए। अंजू, तूने सफाई करते वक्त कहीं देखा क्या? देख बेटा, अगर कहीं रखा है तो बता दे, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। मालकिन, मैंने तो कमरे की तरफ कदम भी नहीं रखा। मैं तो सुबह से ही बाड़े में गायों को चारा डाल रही थी। मैं भला चोरी क्यों करूंगी? माँ, आप अभी भी इस पर भरोसा कर रही हैं? मैंने कल रात इसे दबे पांव आपके कमरे से निकलते हुए देखा था। उस वक्त मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे शक है कि इसने ही हार चुराया है। इसकी कमरे की तलाशी क्यों नहीं ले लेती आप? तभी माया का प्रेमी विक्रम वहाँ आता है। जमींदार साहब, गांव में बदनामी हो रही है। अगर ये लड़की साफ है तो तलाशी लेने में क्या हर्ज है? चलिए हम खुद देखते हैं।
सब लोग अंजू के कमरे में जाते हैं। विक्रम अंजू का पुराना बिस्तर उठाता है और उसके नीचे से सोने का हार चमकने लगता है। अरे अंजू, अरे ये क्या है? क्या यही तेरी वफादारी थी? हैं? अरे हमने तुझे सिर पर बिठाया और तूने हमारी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। अंजू, मालिक, खुदा की कसम, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। किसी ने मुझे फंसाया है। मालकिन, आप तो मेरा यकीन कीजिए। बस कर अंजू, अब और झूठ मत बोल। सबूत तो सबके सामने है। तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया। चली जा यहाँ से, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए। तू यहाँ से चली जा। निकालो इसे बाहर। विक्रम, इसे धक्के मारकर गांव के बाहर छोड़ाओ। ऐसी चोरनी की यहाँ कोई जगह नहीं है। अंजू उसकी पोटली उठाती है और हवेली के बाहर निकल जाती है। जब वे गांव की सड़क पर पहुंचती है तो गांव वाले उसे ताने मारने लगते हैं। अरे भाई देखो, अरे कितनी मासूम बनती थी। जमींदार के घर डाका डाल दिया इसने। अब गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अरे इन अनाथों का कोई ईमान नहीं होता। अब इसे कोई काम मत देना, वरना ये सबके घर साफ कर देगी। हाँ। अंजू एक घर से दूसरे घर काम मांगने जाती है, पर हर कोई दरवाजा बंद कर देता है। अंत में वो हार कर जंगल की ओर जाने लगती है। हे ईश्वर, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। क्या भूखा मरना ही मेरी किस्मत में लिखा है। वो जंगल में एक ऊंचे पेड़ के नीचे बैठ जाती है। रात होने वाली है। चारों तरफ सन्नाटा है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। रात होते ही अंजू का डर बढ़ जाता है और चारों तरफ सन्नाटा होता है। हे भगवान, क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? अनाथ होकर पैदा हुई और अब चोर बनकर मरूंगी। भूख से पेट में आग लगी है, पर इस जंगल में कौन मुझे रोटी देगा? गांव वाले ने तो मुझे पत्थर मार कर निकाल दिया है। तभी उसे पास की झाड़ियों में कुछ फड़फड़ाने की आवाज आती है। वो डर के मारे खड़ी हो जाती है। कौन है वहाँ? क्या कोई जंगली जानवर है? आ जाओ, मुझे मार डालो। वैसे भी अब इस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। भगवान, मुझे उठा ले तू। अंजू हिम्मत जुटाकर झाड़ियों के पास जाती है और देखती है कि एक सुंदर तोता घायल पड़ा है। उसके पंख लहूलुहान है। अरे, ये तो एक छोटा सा पंछी है। इसकी तो हालत बहुत ही खराब है। इस बाज ने इसे पूरी तरह जख्मी कर दिया है। बेचारा तड़प रहा है। इसकी आंखों में तो जैसे आंसू है। अंजू अपने दुखों को भूलकर तोते को अपनी गोद में उठा लेती है। उसे पानी पिलाती है और जड़ी बूटियां तोड़कर उन्हें पत्थर पर पीसकर उसके जख्म पर लगा देती है। घबराओ मत नन्हे पंछी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी और मेरी किस्मत एक जैसी है। हम दोनों ही घायल हैं। ये जड़ी बूटी तुम्हारे घाव भर देगी और थोड़ा सा पानी पी लो। अंजू पूरी रात तोते की सेवा करती है। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ तोता अपनी आंखें खोलता है। अंजू, तुम्हारी ममता ने आज काल के मुंह से मुझे खींच लिया है। तुम एक बहुत ही महान लड़की हो। अरे, तुम बोल रहे हो? क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? एक पक्षी इंसानों की तरह कैसे बात कर सकता है? डरो मत, मैं कोई आम तोता नहीं हूँ। मैं एक भविष्यवक्ता हूँ। मुझे आने वाले कल की हर घटना पहले से ही दिख जाती है। मैं जानता हूँ कि माया ने हार चुराया था और विक्रम ने उसे तुम्हारे कमरे में छिपाया था। अगर तुम ये सब जानते हो तो क्या तुम मेरी बेगुनाही साबित कर सकते हो? क्या तुम दुनिया को बता सकते हो कि मैं चोर नहीं हूँ?
पूरा गांव मुझे धिक्कार रहा है। वक्त आने पर सब होगा, पर पहले तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। ईश्वर ने तुम्हारी मदद के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। सुनो, इस वक्त राजा प्रताप सिंह पास के शिकार गांव में आने वाले हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मोर पंख फैला कर आता है। ये तो साधारण मोर नहीं लग रहा, इसके पंखों की चमक तो पूरे जंगल को रोशन कर रही है। ये यहाँ क्यों आया है? अंजू, ये स्वर्ण मोर है। ये केवल उन्हीं के सामने आता है जिनका मन पवित्र होता है। ये तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहाँ राजा का काफिला गुजरने वाला है। ये मोर राजा के दुश्मनों की साजिश को पहचानता है। अंजू, डरो मत, मेरे पीछे आओ। राजा की जान खतरे में है। अगर तुमने आज राजा को बचा लिया तो तुम्हारी तकदीर का ताला खुल जाएगा। हाँ। तभी तोता और अंजू मोर के पास आते हैं। राजा की जान खतरे में? पर मैं तो एक मामूली लड़की हूँ, मैं एक राजा को कैसे बचा सकती हूँ? और उनके सैनिक तो मुझे पास भी नहीं आने देंगे। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे कंधे पर रहूंगा और मोर तुम्हें रास्ता दिखाएगा। राजा के शत्रुओं ने पहाड़ी के ऊपर एक विशाल पत्थर बांध रखा है जो राजा के ऊपर गिराने की योजना है। अगर ये सच है तो हमें अभी निकलना होगा। किसी निर्दोष की जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वो राजा हो या फिर कोई आम आदमी। तो चलो, हमें दोपहर होने से पहले उस संकरी घाटी में पहुंचना होगा जहां राजा का घोड़ा रुकेगा। अंजू अपनी पोटली उठाती है, मोर आगे आगे चलता है और तोता अंजू के कंधे पर बैठ जाता है। वे घने जंगल के बीच से एक गुप्त रास्ते की ओर बढ़ते हैं। दूसरी ऊपर पहाड़ी पर कुछ गुंडे एक विशाल पत्थर को रस्सियों से बांधकर खड़े थे। अरे सावधान, राजा की सवारी बस कुछ ही पलों में यहाँ पहुँचने वाली है। जैसे ही राजा का सफेद घोड़ा उस पत्थर के पास आए, रस्सियाँ काट देना। हाँ, यह पत्थर सीधे राजा के ऊपर गिरेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये एक दुर्घटना थी या हत्या थी। राजा के मरते ही राज्य हमारा होगा। नीचे झाड़ियों के पीछे अंजू, तोता और मोर छिपे हुए हैं। अंजू का चेहरा डर और चिंता से पीला पड़ गया है। तोते भाई, ऊपर देखो, वो लोग कुल्हाड़ी लेकर तैयार खड़े हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है। राजा ने उनका क्या बिगाड़ा होगा? अंजू, सत्ता का लालच इंसान को अंधा कर देता है, पर तुम अपनी हिम्मत मत हारना। जादुई मोर तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हें बिना डरे रास्ते के बीच में जाकर खड़ा होना होगा। अंजू, डरो मत। जब मैं अपना पंख फैलाऊं तो तुम तेजी से दौड़ना। मैं अपनी चमक से दुश्मनों की आंखों में चौधियाहट पैदा कर दूंगा। थोड़ी देर बाद घोड़ों की टापों की आवाज आने लगती है। राणा प्रताप सिंह अपने सेनापति और अंगरक्षकों के साथ शान से आ रहे हैं। महाराज, यहाँ का रास्ता बहुत संकरा है, हमें सावधानी से निकलना होगा। जंगली डाकू अक्सर ऐसे रास्तों का फायदा उठाते हैं। सेनापति, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। हमारे सैनिक इतने चौकन्ने हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। चलो, तेजी से बढ़ो। राजा को आता देख अंजू झाड़ियों से निकलकर बीच रास्ते में आकर खड़ी हो जाती है। रुकिए महाराज, रुकिए, आगे कदम मत बढ़ाइए। ऊपर पहाड़ी पर मौत आपका इंतजार कर रही है, पीछे हटिए। कौन है ये लड़की? सैनिकों, इसे घेर लो। ये जरूर दुश्मनों की जासूस है। ये लड़की, बोल, तुझे यहाँ किसने भेजा है? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। उस पहाड़ी के ऊपर देखिए, वहाँ दुश्मन छिपे हैं। वे इस पत्थर को आप पर गिराने वाले हैं। अपनी जान बचाइए महाराज। ठहरो सेनापति,
इस लड़की की आंखों में जासूसी नहीं बल्कि खौफ है। यह झूठ नहीं बोल रही। राजा के रुकते ही ऊपर पहाड़ी पर छिपे गुंडे घबरा जाते हैं। अरे ये लड़की बीच में कहां से आ गई? अरे रस्सियां काटो, जल्दी करो, अरे काटो। फिर गुंडे रस्सी काटने लगते हैं। ये देख मोर तेजी से उड़कर ऊपर जाता है और अपनी चमकदार आंखों से एक तेज रोशनी छोड़ता है। गुंडे की आंखें चौंधिया जाती है और पत्थर अपनी दिशा भटककर राजा के आगे गिरता है। ये देख राजा और उनका सेनापति घबरा जाते हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, आज तो मैं मौत के मुंह से वापस आया हूँ। अगर ये लड़की और ये पंछी न होते तो मेरा अंत निश्चित था भगवान, निश्चित था। बेटी, आज तुमने न केवल मेरी जान बचाई है बल्कि इस पूरे राज्य को अनाथ होने से बचा लिया। पर मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें इस साजिश का पता कैसे चला? महाराज, ये मेरा चमत्कार नहीं है। ये सब इस भविष्यवक्ता तोते और मोर की वजह से हुआ। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। महाराज, अंजू एक बहुत ही पवित्र लड़की है। समाज ने इस पर चोरी का कलंक लगाया, पर इसके मन में किसी के लिए कोई मेल नहीं है। इसने भूखे रहकर भी मेरी सेवा की और मेरी जान बचाई है। चोरी का कलंक? अंजू, मुझे विस्तार से बताओ, कौन है वो जिसने इतनी बहादुर लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया? अरे मेरे राज्य में अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। महाराज, मैं एक जमींदार के घर बर्तन धोती थी। जमींदार और मालकिन बहुत अच्छे थे, पर उनकी बेटी माया और माया का प्रेमी विक्रम ने मिलकर मुझ पर हार चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने मुझे अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया। घोर अन्याय सेनापति! सुना आपने? जिस लड़की ने राजा के प्राण बचाए उसे समाज ने दुत्कारा है। अंजू, आज से तुम बेसहारा नहीं हो। तुम आज से इस राज्य की राज अतिथि हो। चलो हमारे साथ महल, हम खुद तुम्हारी बेगुनाही साबित करेंगे। महाराज, मैं भी आपके साथ चलूंगा। न्याय के रास्ते में रोशनी दिखाना मेरा काम है। महाराज, यहाँ का आदर सत्कार पाकर मेरा मन भर आया है, पर कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं जाग न जाऊं और फिर से वही चोर का कलंक मेरे माथे पर ना आ जाए। अंजू, डरो मत। जिसने राजा के प्राण बचाए उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करता है। पर मुझे बताओ, तुम्हारे गांव के इस जमींदार का नाम क्या है? मैं आज ही न्याय की घोषणा करूंगा। महाराज रुकिए, समय बहुत कम है। मैंने भविष्य में देखा है कि माया और विक्रम अब जमींदार साहब की पूरी संपत्ति हड़पने की योजना बना रहे हैं। क्या वे मालिक और मालकिन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? पर वो तो उनकी बेटी है। लालच अंधा होता है अंजू। विक्रम ने एक जहरीली दवा का इंतजाम किया है ताकि जमींदार साहब बीमार पड़ जाएं और विक्रम सारी जायदाद अपने नाम करवा सके। हमें तुरंत गांव पहुंचना होगा। फिर वे सभी जमींदार के घर की तरफ निकल जाते हैं। वो गांव पहुंचते हैं। लोग सन्न हैं क्योंकि रथ में अंजू बैठी है। अरे अरे, ये क्या देख रहा हूँ मैं? यह तो वही अंजू है जिसे हमने पत्थर मारे थे। अरे ये तो राजकुमारी जैसी लग रही है भाई। अरे देखो भाई, राजा खुद उसके रथ के आगे चल रहे हैं। जरूर हमसे कोई बड़ी भूल हुई है। वो चोर नहीं, कोई देवी लगती है भाई। हाँ। वे सभी जमींदार के द्वार पर पहुंचती है। जमींदार बीमार हालत में बिस्तर पर लेटे हैं। माया पास में ही खड़ी है और विक्रम हाथ में कागजात लेकर खड़े हैं। तभी राजा अंदर दाखिल होते हैं। महाराज, आप यहाँ? इस छोटे से गांव में आपका स्वागत है। जमींदार साहब, हम यहाँ अतिथि बनकर नहीं बल्कि न्याय की तलवार लेकर आए हैं। हमें खबर मिली है
कि आपके घर में कुछ सांप पल रहे हैं। विक्रम, जाग जाओ, दिखाओ वो कागज जो तुम जमींदार साहब से साइन करवा रहे थे। महाराज, ये तो बस मामूली कागज है महाराज। मैं तो बस इनकी सेवा कर रहा हूँ। मोर अपने दिव्य रोशनी विक्रम की आंखों पर छोड़ता है। विक्रम के हाथ से कागज गिर जाते हैं और उसकी जेब से एक छोटी सी शीशी बाहर निकल जाती है। महाराज, उसी शीशे को देखिए, वही वो जहर है जो विक्रम जमींदार साहब के खाने में मिला रहा है। और माया ने वो असली हार अपने कमरे के संदूक के नीचे छिपा रखा है, जो उसने अंजू को फंसाने के लिए दोबारा चुराया था। सेनापति, जल्दी तलाशी लो। सेनापति कमरे में जाता है, संदूक के नीचे से हार निकालकर बाहर आता है। माया, तूने अपनी ही माँ के गहने चुराए और उस बेचारी अंजू पर इल्जाम लगाया, जिसने रात दिन हमारी सेवा की। तू इतनी गिर सकती है? अपराध सिद्ध हो चुका है। माया, तुमने जलन में एक मासूम सी जिंदगी बर्बाद की, और विक्रम, तुमने एक परिवार को खत्म करने की साजिश रची। सेनापति, इन दोनों को जेल में डलवाओ। रुकिए महाराज, मेरा एक निवेदन है। कहो अंजू, आज तुम्हारा हर शब्द कानून है। माया मेरी बहन जैसी है, उसे जेल मत भेजिए। उसे इस गांव की गलियों में झाड़ू लगाने और लोगों की सेवा करने का दंड दे दीजिए, ताकि उसका घमंड टूट सके और विक्रम को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अंजू, तू कितनी महान है। हमने तुझे अपमान दिया और तूने हमें जीवन दे दिया। क्या तू हमें माफ कर पाएगी? आज से अंजू इस पूरे इलाके की राज प्रतिनिधि होगी, और ये मोर और तोता हमेशा इसके साथ रहेंगी। इस तरह अंजू की सच्चाई और पक्षियों के साथ ने साबित कर दिया कि नेकी कभी हारती नहीं है। षड्यंत्र रचने वाले माया और विक्रम बेनकाब हुए थे और अनाथ अंजू अपनी दयालुता से राजा प्रतिनिधि बन गई है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।